आज मैं आपको जापान की एक ऐसी अजीबोगरीब बैंक रॉबरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक शख्स हैट और कोट पहनकर पूरा का पूरा बैंक लूट लेता है, वो भी बिना कोई हथियार का इस्तेमाल करे और बिना किसी को बंदी बनाए। कहानी शुरू होती है 1948 में, पर उससे पहले हमें 1945 में जाना होगा, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है। और इसके साथ-साथ जापान की राजधानी टोक्यो पर भी कई सारे छोटे बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाला ये आखिरी हमला था, जिसके बाद 1945 में जापान सरेंडर कर देता है, जिसके बाद अमेरिका जापान की बागडोर संभालता है। इस वॉर का जापान पर इतना गहरा और इतना बुरा असर होता है, जिसकी वजह से पूरे जापान में भुखमरी, गरीबी और बीमारियां फैलने लगती हैं और इसी तरह 3 साल गुजर जाते हैं। और फिर आता है साल 1948, जिसमें शातिर चोर बैंक को इस तरह से लूटता है, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 26 जनवरी 1948 की सुबह, जब जापान के इंपीरियल बैंक में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। उस बैंक में कुल 21 लोग काम करते थे, मगर उस दिन बैंक के 7 लोग तबीयत ठीक ना होने की वजह से छुट्टी पर थे, जिनमें बैंक मैनेजर भी शामिल था। उसी दोपहर एक आदमी लंबा कोट और हैट पहने बैंक में दाखिल होता है और उसके बाएं हाथ पर एक बैंड बंधा होता है, जो कि ये बताता है कि वो एक सरकारी अधिकारी है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये बताता है कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री से आया है और उसे बैंक मैनेजर से मिलना है, जिस पर उसे ये बताया जाता है कि बैंक मैनेजर तबीयत ठीक ना होने की वजह से छुट्टी पर है और वो बैंक डिप्यूटी मैनेजर से मिल सकता है। डिप्यूटी बैंक मैनेजर से मिलने पर वो उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो अमेरिकन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया है और उनके हिसाब से इस एरिया में एक कुआं है, जिसकी वजह से लोगों को सिलिकोसिस नामक बीमारी हो रही है और कुएं से उड़ने वाली सिलिका डस्ट को इनहेल करने की वजह से लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन हेल्थ मिनिस्ट्री इस बीमारी पर पूरी तरह से रोक लगाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उन्होंने कुछ दवाएं भी बनाई हैं, जो कि हर किसी को लेनी है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑर्डर है। पहले तो डिप्यूटी मैनेजर उसकी ये बात सुनकर हिचकिचाता है, पर वो डॉक्टर डिप्यूटी मैनेजर को सबको दवा पिलाने के लिए राजी कर लेता है। वहां पर बैंक में मौजूद 14 लोगों के अलावा एक औरत और एक बच्ची भी थी, जो उसी बैंक में काम करने वाले एक शख्स के बीवी बच्चे थे। इसके बाद डिप्टी मैनेजर सबको एक जगह जमा करता है, जहां वो डॉक्टर सबके सामने जापानीज कप्स निकालता है और उसमें दवा डाल देता है और साथ ही साथ ये हिदायत भी देता है कि जो दवा वो उन्हें पिला रहा है वो उनके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए वो इस दवा को एक बार में ही पी जाएं। और इसी के साथ साथ वो सबको दवा पीने का तरीका भी बताता है और कुछ दवा एक कप में निकालकर खुद भी पी जाता है और उसे देख बैंक में मौजूद सभी लोग एक एक करके उस दवा को पी जाते हैं। पर कुछ ही देर बाद बैंक के कर्मचारी इस बात की शिकायत करने लगते हैं कि ये दवा उनके गले में बहुत जलन पैदा कर रही है, जिस पर वो डॉक्टर उन्हें ये बताता है कि ये दवा पीने के बाद ऐसा ही लगता है और कुछ देर बाद ये जलन अपने आप चली जाएगी। मगर उनके गले में जलन इतनी ज़्यादा होने लगती है कि बैंक में मौजूद सभी लोग और डिप्टी मैनेजर वॉशरूम की तरफ भागते हैं, ताकि वो पानी पीकर और कुल्ली करके उस जलन को कम कर सकें। और यही वो मौका था जिसका वो डॉक्टर इंतज़ार कर रहा था। वो जल्दी जल्दी अपना सामान और वो जापानीज कप्स जिसमें सबने दवा पी थी उन सबको समेटने लगता है और कैशियर के डेस्क के पीछे जाकर वहां से 1,60,000 येन कैश और 17,000 येन का चेक लेकर फरार हो जाता है, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से लगभग $10,000 बनती है। अब इसके आगे जो हुआ वो दहला कर रख देगा। देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर बैंक में मौजूद लोगों में से 10 लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि जो दवा डॉक्टर ने उनको पिलाई थी वो दवा नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक और असरदार जहर था। कुछ घंटों बाद जो लोग जिंदा बच गए थे वो बैंक के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं। पुलिस को खबर मिलते ही वो मौका वारदात यानी बैंक पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि कुल 6 लोग जिंदा बच गए हैं और उन्हें वहां से अस्पताल पहुंचाया जाने लगता है, जिसमें से 2 और लोगों की मौत रास्ते में ही हो जाती है और अब कुल 4 लोग जिंदा बचते हैं। पुलिस बिना देरी किए अपनी तहकीकात शुरू कर देती है और सबसे पहले पुलिस उन 4 जिंदा बचे लोगों से उस डॉक्टर के बारे में पूछताछ शुरू करती है कि वो कैसा दिखता था, उसने क्या पहना था, वगैरह वगैरह। पर पुलिस को उस पूछताछ से कुछ खास नहीं मिलता और ना ही वो उस डॉक्टर से मिलते जुलते हुलिये के आसपास भी पहुंच पाते हैं, सिवाय इसके कि उस डॉक्टर की उम्र 40 से 50 साल के बीच थी। और फिर तहकीकात शुरू होती है क्राइम सीन की, जहां पुलिस 2 बातें नोट करती है। पहली ये कि वो क्रिमिनल वहां बहुत सारे पैसे छोड़कर गया था, जबकि वो पूरे पैसे ले जा सकता था पर फिर भी नहीं ले गया। दूसरी ये कि उसने भी उसी बोतल से वो दवा यानी जहर पिया था जिससे बाकी लोगों ने पिया था, पर फिर भी उसे कुछ क्यों नहीं हुआ और वो भाग निकला। हालांकि पुलिस को अपनी तहकीकात में बाद में ये भी पता चलता है कि जो 17,000 येन का चेक वो डॉक्टर बैंक से लेकर गया था, उसे उसने यसूदा बैंक में कैश कराया था, जो इस घटना वाले बैंक से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर था।
पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए यसूदा बैंक पहुंचती है और वहां इस चेक को कैश कराने वाले की पूछताछ शुरू करती है। पर यहाँ भी उनके हाथ नाकामी ही लगती है, क्योंकि जो नाम और पता उसने वहां रजिस्टर कराया था वो फर्जी था। पुलिस को अपनी तहकीकात में एक और खुलासा होता है कि इस तरह की घटना पहले भी दो और बैंक्स में हो चुकी है, जिसमें से एक घटना अक्टूबर 1947 में हुई थी, इस घटना से 3 महीने पहले। वहां पर भी डॉक्टर बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करता है और मैनेजर से बात करके सभी बैंक के लोगों को ये दवा यानी जहर पिला देता है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि वहां पर किसी को भी ये जहर पीने के बाद कुछ भी नहीं होता और इसीलिए इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं होती। बाद में पुलिस को पता चलता है कि ये डॉक्टर ने पहले बैंक में अपने प्लान को आजमाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि लोग उसकी बात का यकीन कितनी जल्दी कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी हिम्मत और उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। और फिर वो अंजाम देता है दूसरी घटना को, जो इस घटना से बस एक हफ्ते पहले यानी 20 जनवरी 1948 को हुई थी। और इस बार वो चुनता है जापान की राजधानी टोक्यो के एक बैंक को, जहां वो मैनेजर को अपना इंट्रोडक्शन एक हेल्थ मिनिस्ट्री का डॉक्टर बताकर देता है। मगर इस बार उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। कहानी ये थी कि वो मैनेजर को ये बताता है कि एक यूरितानी फैमिली है जो फैलने वाली बीमारी से ग्रसित है, और उन्हें खबर मिली है कि मिस्टर यूरितानी ने उस दिन उनके बैंक में विजिट किया है। तो बैंक में स्टेरिलाइजेशन किया जाए और बैंक में काम करने वालों को दवाइयां दी जाएं, ताकि किसी को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। बैंक मैनेजर इस बात को कंफर्म करने के लिए जाकर बैंक रिकॉर्ड्स चेक करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि मिस्टर यूरितानी एक असली शख्स है और उनके ही बैंक का कस्टमर है, और वो उस दिन बैंक भी आया था, जहां उसने अपने अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी जमा किए थे। पर इन सब के बीच बैंक मैनेजर को एक बात खटकती है, और वो ये थी कि उनके रिकॉर्ड्स में मिस्टर यूरितानी का जो एड्रेस था, जो एड्रेस उस डॉक्टर ने दिया था, वो आपस में बिल्कुल अलग थे। और ये बात बैंक मैनेजर जाकर उस डॉक्टर को बताता है। अब डॉक्टर को लगने लगता है कि यहाँ उसका झूठ पकड़ा जाएगा, और वो मैनेजर से ये कहकर बैंक से बाहर निकलता है कि एड्रेस में कोई कंफ्यूजन है और वो ऑफिस से दोबारा चेक करके वापस आएगा, और फिर कभी वापस नहीं लौटता। हालांकि इन दोनों मामलों की कोई भी रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि ना तो इनमें कोई मरा था और ना ही कोई चोरी हुई थी। डॉक्टर बैंक के लोगों को यकीन दिलाने के लिए हर बार अपने विजिटिंग कार्ड्स उनको देता था, जिससे उन्हें ये यकीन हो जाए कि वो अपने बारे में जो भी बता रहा है वो सब कुछ सच है। पर हर बार हर घटना के लिए वो अलग-अलग विजिटिंग कार्ड्स का इस्तेमाल करता था, जिनमें अलग-अलग नाम होते थे। अपनी दूसरी चोरी के लिए जो नाम उसने इस्तेमाल किया था वो था जेरेमी गुच्ची, जो पुलिस की तहकीकात में एक फर्जी नाम निकलता है और ना ही इस नाम का कोई शख्स होता है। मगर अपनी पहली चोरी, जहां उसने प्लान का एक्सपेरिमेंट किया था, वहां विजिटिंग कार्ड पर जो नाम था वो था डॉक्टर मैत्सुई, और ये एक असली नाम और एक असली शख्स था। और इसी बिना पर पुलिस डॉक्टर मैत्सुई को गिरफ्तार कर लेती है और तहकीकात शुरू कर देती है, जिसमें डॉक्टर मैत्सुई पुलिस को ये बताता है कि घटना वाले दिन वो एक मीटिंग में था, और इस बात को प्रूव करने के लिए उसके पास चश्मदीद गवाह भी हैं। पर पुलिस के लिए अब सवाल ये था कि उस दिन डॉक्टर मैत्सुई का विजिटिंग कार्ड बैंक कैसे पहुंचा, जिस पर डॉक्टर मैत्सुई पुलिस को ये बताता है कि ये विजिटिंग कार्ड्स एक लिमिटेड एडिशन है, जो एक खास तरह के विजिटिंग कार्ड्स हैं, और इस तरह के उसने 100 विजिटिंग कार्ड्स ही छपवाए थे, जिनका इस्तेमाल वो किसी खास बिजनेस मीटिंग में ही करता है, या फिर जब कोई उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है तो बदले में वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। डॉक्टर मैत्सुई ने पुलिस को अपनी एक खास आदत के बारे में भी बताया कि कार्ड देते समय वो कार्ड के पीछे ये भी लिख देता है कि उसने ये विजिटिंग कार्ड कब, किसको और कहाँ दिया है। और इसी तरह वो अब तक 92 कार्ड्स लोगों को दे चुका है, और अब उसके पास सिर्फ 8 विजिटिंग कार्ड्स ही बचे हैं। डॉक्टर मैत्सुई की इसी खास आदत की वजह से पुलिस उन सभी 92 लोगों से तहकीकात शुरू करती है जिनसे उसने कार्ड्स एक्सचेंज किए थे, जिसमें से 20 औरतें थीं, और बाकी बचे 62 लोगों का भी इस घटना से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब था, वो भी किसी प्रूफ या गवाह के साथ। अब सिर्फ 10 लोग ऐसे बचते हैं जिन तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पा रही थी, और इसी दौरान बैंक में जो लोग मरे थे उन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि उनकी मौत जहर पीने से हुई है और उनकी बॉडी में साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। पर सवाल अब भी यही था कि अगर सबने एक ही बॉटल से वो जहर पिया है, तो वो डॉक्टर और उसके बाद जिन 4 लोगों ने वो जहर पिया था वो कैसे बच गए। तब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर पुलिस के सामने एक थ्योरी रखता है कि हो सकता है कि उस डॉक्टर ने उस जहर की बोतल में ऊपर से कोई तेल डाला हो पहले से, क्योंकि तेल पानी में मिक्स नहीं होता और ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है, और उस क्रिमिनल ने अपने लिए कप में जो निकाला था वो जहर नहीं बल्कि तेल था, और इसी वजह से उसके बाद जिन 4 लोगों ने वो पिया था वो भी बच गए थे। पुलिस अब भी उन 10 लोगों को ढूंढ रही थी जो डॉक्टर मैत्सुई के कार्ड एक्सचेंज किए हुए 92 लोगों में से बचे हुए थे,
और पुलिस जिन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। और लगभग 6 महीने की तहकीकात के बाद पुलिस उन 10 लोगों तक भी पहुंच जाती है। और इन 10 लोगों में से एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसकी बिना पर पुलिस ये पूरा का पूरा केस सॉल्व कर देती है। इन 10 लोगों में से पुलिस का शक सबसे ज्यादा एक शख्स पर था, जिसकी उम्र लगभग 48 से 50 साल थी और उसका नाम था थाडामिची हिरासावा, जो इस घटना को अंजाम देने वाले डॉक्टर की उम्र से मेल खा रही थी। उस पर शक करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो इससे पहले भी 4 बार गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि उसने बैंक्स में फर्जी चेक्स कैश कराने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और डॉक्टर मैत्सुई के विजिटिंग कार्ड्स के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि 4 महीने पहले उसका बैग कहीं खो गया था और उसी बैंक में उसके सारे विजिटिंग कार्ड्स थे जो कि खो गए थे। उसी दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि साडामिची हिरासावा ने बैंक चोरी की घटना के 1 हफ्ते बाद ही 1,30,000 येन बैंक में जमा किए थे। और जब पुलिस इस बारे में उससे पूछती है, तो वो कोई भी जवाब देने से इनकार कर देता है। और इस बात से पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ जाता है। तब पुलिस उसे गिरफ्तार कर टोक्यो ले जाती है, जहां पुलिस बहुत सख्ती के साथ उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस उन 4 बचे हुए लोगों को भी पुलिस स्टेशन बुलाती है ताकि वो उसकी शिनाख्त कर सकें और उसे पहचान सकें। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि उन चारों में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और हर कोई यही गवाही देता है कि ये वो शख्स नहीं है जो उस दिन बैंक में आया था। तब पुलिस साडामिची हिरासावा से सच निकलवाने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, जहां उसे सोने नहीं दिया जाता, 24-24 घंटे उसे भूखा और प्यासा रखा जाता और साथ ही साथ उसे बर्फ पर लिटाकर पीटा भी जाता। इस टॉर्चर के सामने वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और 5वें दिन वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे वहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ट्रीटमेंट के कुछ हफ्तों बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, तब कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होता है, जहां वो अपने दिए हुए बयान से मुकर जाता है और खुद पर लगे सारे चार्जेस को नकार देता है। और कोर्ट में ये बताता है कि उसे टॉर्चर कर करके जबरदस्ती उससे गुनाह कबुलवाया गया है और कबूलनामे में जो साइन है वो भी नकली है और वो उसके साइन नहीं है। आपको बताता चलूं कि इस पूरी वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाला जो जहर था, पुलिस उसे पहले ही टोक्यो और कियोटो के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भेज देती है रिसर्च के लिए। और ट्रायल के दौरान इन दोनों यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो सबके होश उड़ा देती हैं। रिपोर्ट्स में ये पाया जाता है कि जो पॉइजन इस बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुआ था, उसका कनेक्शन जापान मिलिट्री के डरावने इतिहास से जुड़ा है। जापानीज आर्मी की एक स्पेशल केमिकल यूनिट हुआ करती थी, जिसे वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट के नाम से जाना जाता था और उसे सब यूनिट 731 के नाम से बुलाते थे। यूनिट 731 का इतिहास बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला था, जहां इंसानों पर बहुत ही डरावने और खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब जो सवाल कोर्ट और पुलिस को सता रहा था, वो ये था कि इतना खतरनाक जहर जिसका कनेक्शन यूनिट 731 से था, वो साडामिची हिरासावा के पास आया कैसे? क्योंकि ना तो उसने कभी यूनिट 731 में काम किया और ना उसका यूनिट 731 से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था। तब कोर्ट एक थ्योरी पर पहुंचता है कि हो सकता है कि ये रॉबरी किसी सोल्जर या डॉक्टर ने की हो, जो पहले यूनिट 731 में काम कर चुका हो। और एक थ्योरी ये भी थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट साडामिची हिरासावा को इसमें फंसाकर ये क्लोज करना चाहती है। जहां एक तरफ साडामिची अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात को लगातार नकार रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान का जुडिशियल सिस्टम हर कबूलनामे को पक्का सबूत मानता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से लिया गया हो। तब कोर्ट उससे फोर्स चेक जो उसने कैश कराने की कोशिश की थी और 1,30,000 येन जो उसने बैंक में जमा कराए थे, उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो कोर्ट को बताता है कि उसे एक दिमागी बीमारी है, जिसमें वो किए हुए कामों को बार बार भूल जाता है और बार बार वही काम करता रहता है। और इसीलिए उसने अपने पास पड़े फोर्स चेक दोबारा बैंक में कैश कराने की कोशिश की और अपनी बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट भी वो कोर्ट में जमा कर देता है। और 1,30,000 येन जो उसने बैंक में जमा कराए हैं, वो उसने अडल्ट पेंटिंग्स बेचकर कमाए थे। आपको बताता चलूं कि साडामिची पेशे से एक पेंटर है। साडामिची के रिश्तेदारों ने भी कोर्ट में ये बात बताई कि उसकी माली हालत बहुत खराब थी और चूंकि वो एक अच्छा पेंटर था और अडल्ट पेंटिंग्स बनाकर बेचने में बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे, इसीलिए वो इस काम में लग गया। और इसीलिए पुलिस ने जब उन पैसों के बारे में उससे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं, तो वो पुलिस को बदनामी के डर से कुछ नहीं बताता कि वो अडल्ट पेंटिंग्स बनाता है। और आखिरकार 2 साल लंबे चले इस ट्रायल के बाद कोर्ट साडामिची हिरासावा को मुजरिम करार देती है और 24 जुलाई 1950 को सजाए मौत सुनाती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे कभी फांसी दी ही नहीं गई और उसने उसी जेल में 40 साल गुजारे और 95 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया।
हालांकि इस बात का कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि साडामिची हिरासावा ही वो शख्स था जिसने उस दिन उस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। मगर फिर भी उसने जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे और इसीलिए उसके रिश्तेदार साडामिची के मरने के बाद भी कोर्ट में केस को रीओपन करने की मांग करते रहे, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि इस चोरी में साडामिची का कोई हाथ नहीं था। और सन 2015 तक कुल 20 रिक्वेस्ट डाली गईं, पर कोर्ट ने उन सभी मांगों को खारिज कर दिया। लोगों ने कोर्ट के फैसले को नकारते हुए दो थियरीज बनाई। पहली ये कि ये एक अमेरिकन गवर्नमेंट का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन था, और दूसरी ये कि ये किसी क्रिमिनल गैंग का काम था जहां वो लोग इस जहर का इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मगर सच आज भी किसी के सामने नहीं आया। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।